हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज़। सो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हंगर रिवोल्ट, और हमने देखा था कि कैसे कंजर्वेटिव जो हैं दोबारा से अपने एम्पायर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद यूरोप की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फूड ग्रेन्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और रिवोल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एज ऑफ रिवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848 हमने कवर किया था। आज हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कैसे जर्मनी इटली को बनाया गया। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटेन को कैसे बनाया गया, ब्रिटेन कैसे एक नेशन स्टेट बना है, और फाइनली लास्ट में हम इस चैप्टर को सम अप करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सबसे पहले हम जर्मनी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जर्मनी का हमने देखा था कि जर्मनी में लोगों ने इकट्ठा होकर जो है वो प्रूशिया के किंग के पास जाते हैं जर्मनी को बनाने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो यही है कि उस टाइम पे नेशनल सेंटिमेंट है वो मिडिल क्लास के दिमाग में चलते ही जा रहे थे, और उनको लगातार कंजर्वेटिव दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यदि हम इनको दबाएंगे नहीं तो हमारी जो गद्दी है, हमारी जो पावर है वो कम हो जाएगी। सो लगातार कंजर्वेटिव जो है मिडिल क्लास को, नेशनलिस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही जर्मन्स के साथ भी हुआ था। 1848 में जर्मन्स ने ट्राई किया था अपने आप को नेशन स्टेट बनाने के लिए, और हमने देखा था कि फ्रैंकफर्ट में उन्होंने एक पार्लियामेंट को भी इलेक्ट किया था, जिसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं। उसके बाद वो हमने देखा कि प्रूशिया के किंग के पास जाते हैं, लेकिन प्रूशिया के किंग ने अपनी आर्मी की हेल्प से जो है उनको बुरे तरीके से रिप्रेस करा दिया गया था। उसके बाद वर्कर्स क्लास ने भी अपना उनसे सपोर्ट वापस ले लिया था, तो ये वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आर्मी की हेल्प से इन लोगों को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अपने उसमें कामयाब नहीं होती है। अब ये लोग शांत बैठने वाले नहीं थे। कुछ टाइम के बाद ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये प्रूशिया के लैंड ओनर्स के पास जाते, जिनको जंकर्स बोला जाता था, यानी कि किंग ने तो हेल्प नहीं करी। अब वो कहाँ पे जाते हैं, ये वहाँ पे जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिनको जंकर्स बोला जाता था, ये उन जंकर्स के पास जाते हैं और अब सारे के सारे जिम्मेदारी जर्मन स्टेट को बनाने की इन जंकर्स के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास आ जाते हैं और इस चीज़ को मान लेते हैं कि अब हम जो है एक नया जर्मन स्टेट बनाएंगे। तो बड़े लैंड ओनर्स जो हैं इनकी हेल्प करते, वहाँ से इनको हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। सो अब आप कहोगे कि प्रूशिया ने लीडरशिप ले ली है, प्रूशिया के लैंड ओनर्स ने लीडरशिप ले ली है जर्मनी को यूनिफाई करने की, यूनिफिकेशन करने की, और वहाँ के जो सीएम थे ऑटोमन बिस्मार्क, उनको आर्किटेक्चर बोला जाता है। उनकी लीडरशिप में अब सारा का सारा काम जो है आगे चलेगा। सो इन्होंने सीएम ऑटोमन बिस्मार्क को अपॉइंट किया इस काम के लिए कि आप इनकी हेल्प करोगे और जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा लीड करना है। उसके बाद क्या होता है, अब इनको लैंड ओनर्स के पास अपनी आर्मी होती थी, इनको वहाँ की आर्मी से हेल्प मिल जाती है और यह आर्मी काफ़ी बड़ी होती थी। ये इस आर्मी के साथ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी इनकी हेल्प करते हैं। तो प्रूशियन आर्मी, प्रूशियन ब्यूरोक्रेसी लैंड ओनर्स वाली ऑटोमन बिस्मार्क के साथ जाती है और ये लड़ाई लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो जर्मनी को वहाँ की आर्मी ने बनाया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि क्या आर्मी किसी देश को बना सकती है, तो यही था। इनके साथ जो है 7 सालों तक वॉर चलता रहता है 3 कंट्रीज के साथ, जिसमें था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, क्योंकि ज़्यादातर जो जर्मन इलाके थे वो इन्हीं के कब्जे में होते थे। कुछ ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे, कुछ डेनमार्क के डोमिनेंस में थे और कुछ जो आप कहोगे कि फ्रांस के डोमिनेंस में होता था। इन तीनों के साथ 7 साल तक युद्ध होता है और फाइनली आप कहोगे कि प्रूशिया जो है जीत जाता है और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। प्रूशिया के जीतने के बाद जो प्रूशियन किंग थे केसर विलियम फर्स्ट, उनको जर्मन एम्परर बना दिया जाता है, वहाँ का किंग बना दिया जाता है, और इनके लिए एक पूरा प्रोग्राम इवेंट जो है वो हेल्ड किया जाता है वर्सेल्स में। तो इस टाइप का इवेंट था जहाँ पे आप देख सकते हो कि जर्मन एम्परर जो है, साथ में आर्मी भी है और ऑटोमन बिस्मार्क भी है। तो ये आप देखोगे कि प्रिंस ऑफ जर्मन स्टेट, जितने भी जर्मन स्टेट थे सबके प्रिंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव, और जो प्रूशियन मिनिस्टर्स थे, साथ में
में सीएम जो है ओटोमन बिस्मार्क वो सारे इकट्ठे होते हैं और इस इवेंट को हेल्ड करते हैं। दे गैदर्ड इन द अनहिटेड हॉल ऑफ मिरर ये जर्मनी में ही है, इन द प्लेस ऑफ वर्सेल्स टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्परर हेडेड बाय द केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। तो इस टाइप से ओटोमन बिस्मार्क के लीडरशिप में जो जंकर्स थे उनकी आर्मी की हेल्प से जर्मनी जो है एक नया नेशन स्टेट बन जाता है। 3 सुपर पावर को हरा के फाइनली जो है केसर विलियम फर्स्ट को वहाँ का जर्मन स्टेट का एम्परर बना दिया जाता है। तो जर्मनी फाइनली 1871 में एक नेशन स्टेट बन गया, इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। तो जर्मनी के बाद अब हम देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है, कैसे इटली को यूनिफाइड किया गया था। सो इटली यूनिफाइड, जैसे हमने देखा है कि जर्मनी बहुत फैला हुआ था, कई उसके टुकड़े कर रखे थे। इसी तरीके से इटली का भी काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। इटली भी कई अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर रखा था और कई सारी डायनेस्टीज इनके ऊपर रूल करती रहती थी। यदि हम 19th सेंचुरी की इटली की बात करें तो ये 7 स्टेट में डिवाइडेड था, जिसमें सिर्फ एक, जिसको जो आप रेड कलर में देख पा रहे होगे, जिसको बोला जाता था सार्डिनिया पिडामोंट था। उसके ऊपर सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस जो है वो रूल करता था, इटालियन प्रिंस होता था। बाकी पूरे इटली जो आज के टाइम का इटली है, बाकी के जो 6 स्टेट हैं उसके ऊपर अलग अलग डायनेस्टी रूल करती थी। तो सिर्फ ये है सार्डिनिया पिडामोंट वाला इलाका है, उसके ऊपर इटालियन प्रिंस होता था, बाकी सब अलग अलग डायनेस्टीज के कब्जे में होता था। तो हम देखें नॉर्थ वाला इलाका, जो नॉर्थ वाला आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो डायनेस्टी है वो रूल कर रही थी। सेंटर वाला इलाका जो है सेंट्रल इटली, ये पॉप के कब्जे में होता था, चर्च के कब्जे में होता था। और सदर्न वाला है, इस पे बर्बन किंग ऑफ स्पेन है, उनके कंट्रोल में होता था, उनके डोमिनेंस में होता था। तो हम देख रहे हैं कि इटली जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है और कई अलग अलग डायनेस्टी उसको जो है उनका वहाँ पे डोमिनेंस है। अब इसके लिए स्ट्रगल रहता है। इसके अलावा यदि हम ये कहें कि जो इटालियन लैंग्वेज होती थी वो भी हर जगह एक जैसे नहीं होती थी, एक कॉमन फॉर्म उनकी नहीं थी, उसमें भी कई ज़्यादा वेरिएशन, जैसे जैसे हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते थे कई टाइप के वेरिएशन वहाँ पे दिखाई देते थे। तो यहाँ पे यही बताया गया है, इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। इटालियन लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कुछ भी इन लोगों में कॉमन नहीं होता था। हमने देखा था कि 1830 में जब हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमारे एक नाम आया था, ये फोटो भी हमने देखी थी, गुइस्प मैजिनी एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी हुए हैं, इन्होंने रेवोल्यूशंस किए थे, सीक्रेट सोसाइटीज़ भी बनाई थी। तो ये यही बताया गया है कि 1830 में गुइस्प मैजिनी ने जो है इटली को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाने के लिए प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया था। इन्होंने इसके लिए एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, लेकिन ये अपने गोल में जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, बाद में इनकी डेथ हो जाती है। 1831 में और 1848 में भी जो रेवोल्यूशन हुए थे उनमें भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते, यानी कि इटली को इंडिपेंडेंट नहीं बना पाते हैं। अब सारी की सारी जिम्मेदारी जो है सार्डिनिया पिडामोंट के इलाके के ऊपर जो प्रिंस रूल करते थे, जिनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल II, उसके ऊपर आ जाते, क्योंकि पहली बात ये इटालियन थे, इटालियन के फीलिंग्स को समझते थे और उसको यूनाइट करना चाहते थे। तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो सार्डिनिया पिडामोंट के जो रूलर थे किंग विक्टर इमैनुअल II, जो फोटो आप देख पा रहे हो, इनके ऊपर आ जाती है और ये वॉर के थ्रू इटली को जो है इंडिपेंडेंट कराने की बात करते हैं, युद्ध शुरू कर देते हैं। अब ये था कि इटली के जब लोग उसमें एलीट थे उनके दिमाग में ये था कि यदि हम अलग हो जाएंगे तो यूनिफाइड इटली होगा, उससे उनके जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा और हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाएगा। यदि हम अलग कंट्री बन जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी, साथ के साथ हम जो है पॉलिटिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसमें इनकी मदद करते हैं सीएम कैवर, जिन्होंने इस पूरे मोमेंट को जो है लीड किया था अलग अलग रीजन्स में इटली में। हालांकि वो रेवोल्यूशनरी नहीं थे, ना ही वो डेमोक्रेट थे, उनको अच्छे से इटालियन बोलने भी नहीं आती थी। इटालियन से ज़्यादा तो जो सीएम कैवर हैं वो फ्रेंच बोल लेते थे, लेकिन फिर भी ये इस पूरे मोमेंट में इनका साथ देते हैं। और ज़्यादातर जो रिच एलिट क्लास थे उनके साथ यही था कि उनको इटालियन इतनी अच्छे से नहीं आती थी, इटालियन में काफ़ी वेरिएशन भी होते थे, तो नेशनल यूनिटी वाला कंसेप्ट नहीं होता था। लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी जो सीएम कैवर हैं वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं इनके साथ। नेक्स्ट है, अब इनको मदद मिलती है। अब जो नॉर्थ वाला इलाका हमने देखा था ऑस्ट्रियन फोर्सेज के
कब्जे में होता था नॉर्थ इटली वाला, अब उनको ये डिप्लोमेटिक अलायंस के थ्रू बातों में उलझा के नेगोशिएशन करके तो डिप्लोमेसी के थ्रू ऑस्ट्रियन जो फोर्सेस थे उनको हरा देते हैं थ्रू ए टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवर। कैवर हमने देखा था बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, बहुत अच्छे से बातें करते थे, तो ऑस्ट्रियन जो फोर्सेस थी उनको बातों में उलझा के डिप्लोमेसी के थ्रू जो नॉर्थ वाला इलाका है वो सार्डिनिया पिडामोंट के जो रूलर हैं उनके कब्जे में आ जाता है, यानी कि ये नॉर्थ में ऑस्ट्रियन फोर्सेज को हरा देते हैं और नॉर्थ जो इटली है अब वो इटली में शामिल हो जाता है, मतलब उसको हरा के अपने में मिला लेते हैं। सार्डिनिया पिडामोंट वाला जो इलाका था उसमें ये मिला लेते तो नॉर्थ बन चुका है। अब रेगुलर ट्रूप्स तो थी, कैवर की अपनी सेना तो थी, सीएम कैवर की अपनी सेना थी, इसके अलावा इनको कुछ वॉलंटरी आर्मी की हेल्प मिलती है। ये जो वॉलंटरी आर्मी थी ये गुइस्प गैरिबाल्डी की लीडरशिप में काम कर रही थी, तो ये लोग भी इनकी मदद कर देते, ये जस्ट वॉलंटियर्स थे, मदद करना चाह रहे थे, तो ये भी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं और सीएम कैवर की हेल्प करते हैं। अब 1860 में ये जो है साउथ इटली में मार्च करते हैं और वहाँ पे हमने देखा था कि ये स्पेन जो रूलर्स थे उनके कब्जे में होता था, तो वहाँ के लोकल पीजेंट्स का अब सपोर्ट ले लेते हैं, फार्मर्स का सपोर्ट लेने में ये कामयाब हो जाते हैं और स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से उखाड़ फेंकते हैं, तो साउथ वाला हिस्सा भी इनके कब्जे में आ जाता है। हालांकि जो सेंट्रल इटली था जो पॉप के कब्जे में होता था, चर्च के कब्जे में होता था, वो पहले ही भाग जाते हैं वहां से, पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं, तो सेंट्रल रीजन तो बिना ही लड़ाई के इनको मिल गया था। साउथ वालों में पीजेंट्स की हेल्प से इन्होंने स्पेन के जो रूलर्स थे उनको वहां से भगा दिया था। तो इस टाइप से हमने देखा कि सारे इलाके नॉर्थ में ऑस्ट्रियन फोर्सेज को हरा दिया, सेंट्रल में हमने देखा कि इन्होंने पॉप जो है पहले ही छोड़ के भागे, और साउथ में पीजेंट्स की हेल्प से इन्होंने स्पेनिश रूलर्स को भगाने में ये कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड जो सार्डिनिया पिडामोंट के रूलर होते थे उनको पूरे इटली का यूनाइटेड इटली का किंग जो है वो प्रोक्लेम किया जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत सी मतलब इटली अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, लेकिन अब भी जो इटालियन पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लिटरेसी वहाँ पे बहुत हाई रहती थी। अभी उनके अंदर उतनी ज़्यादा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की फीलिंग नहीं आई थी, यानी कि अभी भी वो उस चीज़ के लिए अनअवेयर थे, यानी कि आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म हल्का फुल्का आया है, आज़ाद भी हो गए, इंडिपेंडेंट भी बन गए हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो उनके मन में अभी भी वो वैसी आइडियोलॉजी नहीं आई है। हालांकि जो हमने देखा था जो वॉलंटियर फोर्स थी गैरिबाल्डी, उन्होंने सपोर्ट तो किया है, पूरे आंदोलन में हेल्प करी है, जिताने में जो है हेल्प करी है, लेकिन उनको पता ही नहीं था, उन्होंने कभी जो है सदर्न इटली के बारे में सुना ही नहीं था, उन्होंने कभी इटली या इटालिया वर्ड ही नहीं सुना था, और वो उनका ऐसा मानना था कि ये जो इटालिया कह रहे हैं यानी कि बोला जाएगा ला टेलिया, उनको लगा ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ है जिसको किसी ने गुलाम बना दिया है और हम किसी लेडी को छुड़ाने में हेल्प कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कि अनपढ़ लोग थे, इलिटरेट थे, जिन्होंने कभी इटली का नाम नहीं सुना है, उनके लिए इटली कोई कंट्री नहीं बल्कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। तो नेशनलिज्म नहीं आया है, अभी भी उतना नहीं आया है, लोगों को सोच नहीं थी, बस ऐसा ही आंदोलन हो गया और भगवान भरोसे नई कंट्री बन जाती है, उतना स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की फीलिंग अभी भी वहां के लोगों में नहीं आ पाई थी। अब हम देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। हमने जर्मनी देखा, हमने इटली देखा, अब हम देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, ये एकदम से नेशन स्टेट नहीं बन गया है, इसमें एक लंबा स्ट्रगल रहा था, सडन अपहीवल का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद बनाया गया है। 18th सेंचुरी से पहले कोई ऐसा ब्रिटिश नेशन नहीं होता था। यहाँ पे जो इलाका होता था उसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे, जैसे उसमें इंग्लिश भी होते थे, उसमें वेल्स भी होते थे, उसमें स्कॉट्स भी होते थे और आपके आयरिश भी होते थे। यानी कि द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस सच एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। जो आज के टाइम पे हम ब्रिटेन जिसको कह रहे हैं, वहाँ पे कोई एक एथनिक ग्रुप नहीं होता था, बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी
बहुत ज़्यादा रहती थी। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, इनका अपना खुद का कल्चर होता था, अपना खुद का पॉलिटिकल ट्रेडिशन होता था, इनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो इनमें से इंग्लिश है, हमने क्या देखा यहाँ पे क्या क्या है, फर्स्ट देखो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इसमें से जो पहले वाले हैं इंग्लिश है, ये धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इनके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस वहाँ पे बढ़ जाती है, पावर इनके हाथ में शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये बाकी लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालने में कामयाब हो जाते हैं, बाकी अदर नेशन को अपने कब्जे में मिला लेते हैं। इंग्लिश पार्लियामेंट बनाई गई थी, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसको यूज किया गया था नेशन स्टेट के। The English Parliament was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged। तो इस इंग्लिश पार्लियामेंट की हेल्प से इन्होंने इतना बड़ा जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन है वो बनाया है। और ये इंग्लिश पार्लियामेंट 1688 में बनाई गई थी, जब मोनार्की से पावर छीन के आप कह सकते हो कि लोगों के हाथ में आ गई थी, इस पार्लियामेंट के, इलेक्टेड पार्लियामेंट के हाथ में आ गई थी। तो अब ये क्या करते हैं, जो ऊपर आपका स्कॉटलैंड वाला इलाका होता था, स्कॉटलैंड के साथ आप ये कह सकते हो कि एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया जाता है 1707 में, एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि स्कॉटलैंड के साथ एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर लेते हैं और उसको इंग्लैंड का ही एक हिस्सा बना लेते हैं। हालांकि ये फुल फ्लैश नहीं बना है, यानी कि आप कह सकते हो कि वैसे इसको मिलाया गया, लेकिन अभी भी ये स्कॉटलैंड रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इन्होंने स्कॉटलैंड के साथ ये एक्ट साइन किया, अब इन्होंने स्कॉटलैंड को दबाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके ये क्या करते हैं, इंग्लैंड अब इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस है वो इम्पोज करने लग जाता है। और किस किस टाइप का इन्फ्लुएंस था, जैसे जो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट देखी है उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होता था इंग्लिश मेंबर्स का, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंग्लिश लोग रहते थे, स्कॉटलैंड के लोगों को वहाँ पे नहीं लिया जाता था। अब क्या होना शुरू हो जाता है, ब्रिटिश आइडेंटिटी है वो ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है। और जो स्कॉटलैंड का अपना एक यूनिक कल्चर था, एक डिस्टिंक्ट कल्चर था, जो अपना एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसको ये दबाना शुरू कर देते हैं। यानी कि स्कॉटलैंड के साथ जैसे ही ये एक्ट ऑफ यूनियन साइन करते हैं, स्कॉटलैंड के कल्चर को, उनकी आइडेंटिटी को सप्रेस करना शुरू कर दिया जाता है। और पार्लियामेंट में भी इंग्लिश मेंबर्स थे, स्कॉटलैंड के लोगों को नहीं दिया जाता है। इस तरीके का सप्रेशन दिखाई देता है। The Catholic clan that inhabited the Scottish Highland suffered terrible repression whenever they attempt to assert their independence। जब जो स्कॉटलैंड के कैथोलिक लोग होते थे, वो जब भी अपने इंडिपेंडेंस की डिमांड करते थे या फिर कुछ रिवोल्ट करने की कोशिश करते थे, अपनी मांग को रखते थे, तो उनको दबा दिया जाता था, इसके थ्रू, इंग्लैंड के थ्रू उनको दबा दिया जाता था। स्कॉटिश हाईलैंड वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। जो स्कॉटिश लोग थे उनको अपनी लैंग्वेज जो थी, जिसको गैलिक लैंग्वेज बोला जाता है, वो बोलने से उनको रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। नेक्स्ट, वो अपनी नेशनल जो ड्रेस है, इस टाइप की उनकी ड्रेस होती थी, नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते थे। और लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। और बहुत ज़्यादा लोगों को उनके, आप कह सकते हो कि घरों से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, होमलैंड को छोड़ के जाने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इंग्लैंड कैसे स्कॉटलैंड को दबाने की कोशिश कर रहा है, उनके कल्चर को सप्रेस कर रहा है, उनके लैंग्वेज को सप्रेस कर रहा है, इवन उनका जो आइडेंटिटी है कि वो अपने नेशनल ड्रेस पहन पाएँ, इतनी तक की परमिशन, इतनी सी फ्रीडम उनको नहीं दे पा रहा है कि वो अपनी नेशनल ड्रेस भी नहीं पहन पा रहे हैं। तो इस तरीके से तो उन्होंने स्कॉटलैंड को दबा के अपने में मिला लिया। आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही होता है, आयरलैंड को भी एक सिमिलर इसका फेट का सामना करना पड़ता है। आयरलैंड जो कंट्री थी ये दो टाइप के रिलीजियस ग्रुप में डिवाइडेड थी। कहने को तो सभी क्रिश्चियंस थे, लेकिन इनमें दो ग्रुप होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो अब हम आयरलैंड वाला देखेंगे। स्कॉटलैंड को, कल्चर को दबा के स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में ज़बरदस्ती जो है मिला लिया जाता है। अब आयरलैंड हम देख रहे हैं, आयरलैंड में दो टाइप के ग्रुप हमें दिखाई देते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट।
अब इंग्लैंड क्या करता है, इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट की हेल्प करता है वहाँ पे अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। इंग्लिश जो है इनको पता चल गया कि आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की आपस में नहीं बनती है, तो इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट को हेल्प करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि कैथोलिक जो लोग हैं उनको दबाना शुरू कर दो, उनको सप्रेस करना शुरू करो। तो कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस। जब जब कैथोलिक ने अपना रिवोल्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया, उनको दबाना शुरू कर दिया। तो हर बार इनका रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाता था और ज़बरदस्ती आयरलैंड को जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम में इन 1801। A new British nation was forced through the propagation of a dominant English culture। अब इन्होंने क्या किया कि अपना इंग्लिश कल्चर को बढ़ाना शुरू कर दिया, स्कॉटलैंड को मिला लिया, आयरलैंड को मिला लिया और पूरे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये बना लेते हैं। अब नए ब्रिटेन के सिंबल्स क्या होते हैं, ऐसा ये फ्लैग अडॉप्ट करते हैं जो पूरे इलाके के ऊपर लगेगा, जिसको यूनियन जैक बोला जाता था। अपना खुद का नेशनल एंथम लिखते हैं और जिसका टाइटल था गॉड सेव अवर नोबल किंग, अपना एक नेशनल एंथम बना लेता है ब्रिटेन। इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आप कहोगे कि प्रमोट किया जाता है और बाकी अदर लैंग्वेज को सप्रेस कर दिया जाता है। तो ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और इंग्लिश दे वर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। यही ज़्यादा प्रमोट किए जाते हैं और जो पुराना कल्चर था, पुराने नेशंस थे, वो बस एक टाइप के सबऑर्डिनेट बन के रह जाते हैं। उनका ना तो अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ना ही अपना कल्चर होता है, ना ही अपनी लैंग्वेज होती है, वो जस्ट इनके सबऑर्डिनेट बन के रह जाते हैं। तो ऐसा हमने देखा है ब्रिटेन के साथ होता है। अब है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को अलग अलग टाइप से हम विजुअलाइज करते हैं। जैसे यदि हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया को हम भारत माँ, हमारी एक ऐसे आप कह सकते हो कि एक पिक्चर होती है जिसको पूरे इंडियंस अपनी माँ मानते हैं, भारत माता बोला जाता है और जिसके लिए हम अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं, अपनी जान तक दे सकते हैं। सेम ऐसे ही अपने नेशन को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जब हमें किसी रूलर को दिखाना हो तो हम उसका पोर्ट्रेट बना देते हैं, स्टैचू बना देते हैं, वो बनाना आसान होता है। लेकिन यदि हम पूरे देश को, पूरे नेशन को यदि हम विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसको कैसे विजुअलाइज करें, किस हिसाब से बनाएं। तो इन्होंने क्या किया कि फीमेल फिगर्स का यूज करना शुरू कर दिया जाता है। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of a nation a concrete form. हालांकि जो फीमेल की फोटो दिखाई गई है वो एक्चुअल में कोई फीमेल नहीं रही है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता था जिसको एक कंक्रीट फॉर्म में जस्ट लोगों के सामने दिखाया जाता है ताकि वो उससे कनेक्ट कर पाए। ऐसे कोई लेडी नहीं है, हम जो भारत माँ दिखाते हैं, भारत माता दिखाते हैं, ऐसे भी कोई लेडी नहीं रही है। बस ये उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कंक्रीट फॉर्म देने की कोशिश करी जाती है ताकि लोग उससे रिलेट कर पाए। सो फीमेल फिगर का यूज करते हैं ये अपने नेशन को, इनको एलिगोरी बोला जाता है। जब हम ऐसे किसी पिक्चर के माध्यम से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी फीमेल जो है एलिगोरी का यूज किया जाता था अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए। चाहे हम दिखा रहे लिबर्टी, तो लिबर्टी इस तरीके से दिखाई जाती थी, जस्टिस को ऐसे तराजू से दिखाया जाता था, लिबर्टी ऐसे लाल टोपी और हाथ में जो चार्टर ऑफ एक्ट है इस हिसाब से लिबर्टी को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है। और यदि हम जस्टिस की बात करें तो उसको ऐसे तराजू से दिखाया जाता था, आंखों पे पट्टी बंदी होती थी। रिपब्लिक को ऐसे दिखाया जाता है फ्लैग से। So these ideas were represented through specific object और symbols। इन आइडिया को अलग अलग सिम्बल्स से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। हमें पता है कि लिबर्टी को जो है रेड कैप से और ब्रोकन चेन्स से दिखाया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था। जस्टिस को इस स्टैचू से दिखाया जाता है, हाथ में तराजू और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इसी टाइप से वहाँ के लोगों ने जो है अलग अलग फीमेल एलिगोरीज का यूज किया। फ्रांस ने अपने नेशन स्टेट को किसे दिखाया, मैरिनी जो एक क्रिश्चियन नाम होता था, और पूरे आइडिया ऑफ पीपल नेशन को उन्होंने, ये जो पिक्चर कभी भी आएगी तो आप बताओगे कि वहाँ की जो फीमेल फिगर है मैरिनी, उसे इसको दिखाया गया है और ये फ्रेंच को दिखाती है। सेम
सो आप देखोगे इन फ्रांस सिवज क्रिश्चियन मैरिने पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, ये पीपल नेशन के आइडिया को दिखाती है। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रान फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, इन दोनों से उसके करेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया। आप देखोगे दोनों का मिला जुला ये रूप हो जाएगा। स्टैचू ऑफ मैरिने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द public of nation symbols of unity and to persuade them to identify with मैरिनी की जो फ़ोटो है, जो स्टैचूज़ हैं वो अलग अलग जो पब्लिक लोकेशंस होती हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं ताकि लोग उस चीज़ से कुछ सीख पाएँ कि इस हिसाब से हम नेशन स्टेट बन के आए हैं, ये कोई एक दिन का नहीं है, सालों का स्ट्रगल है। और नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, यूनिटी की फीलिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, तो एक नेशनल सिंबल के तौर पे, एक यूनिटी के सिंबल के तौर पे मैरिनी के स्टैचू को, इस टाइप के स्टैचू देश के, आप कह सकते हो कि उस कंट्री के अलग अलग कोने में लगाई जाती हैं। मैरिने इमेजेज को कॉइन्स के ऊपर आप देख पा रहे, फर्स्ट में सेकंड में आप देखोगे कि जो स्टैंप के ऊपर जो है लगाए जाते हैं। सेम ऐसे ही जर्मनी ने एक फीमेल फिगर का नाम दिया जर्मेनिया, इस टाइप की उनकी फ़ोटो होती थी, तो जर्मेनिया जर्मनी के नेशन स्टेट को दिखाती है। इनके हाथ में जो होती थी, जो हाथ में अभी ये दिखा रखी है, ये ओक लीव्स दिखा रखी हैं, ओक की पत्तियाँ, ये अपने सिर के ऊपर, इसमें आप देखोगे तो इन ओक लीव्स का क्राउन पहन रही है, सिर के ऊपर क्राउन पहना जाता है। तो ये बताया गया है कि इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ लीव्स, ये जर्मेनिया जो है लीव्स का एक क्राउन पहनती है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, और ये कह रही है कि जो जर्मन ओक होता है ये हीरोइज्म को दिखाता है, यानी कि उस फीलिंग को दिखाता है। नेक्स्ट है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। हमने नेशनलिज्म तो पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे इम्पीरियलिज्म क्या होता है। सो लास्ट क्वार्टर तक आते आते 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जो है धीरे धीरे करके आप कह सकते हो कि अपने सेंटिमेंट को, अपनी आइडियोलॉजी को धीरे धीरे खोना शुरू कर देता है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, मतलब यूज भी होता है तो ये बहुत नैरो वे में यूज होता है। During this period, nationalist group became increasingly intolerant of each other and even ready to go to war. इस टाइम पे जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, कंट्री थी, एक दूसरे के इंटॉलरेंट हो जाते, बिल्कुल भी एक दूसरे को देखने के लिए, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी और कभी भी एक दूसरे से युद्ध कर लेती थी। मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्स, और बहुत से यूरोपियन पावर ने नेशनलिज्म का अलग तरीके से यूज किया, मिसयूज किया, लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म के आइडिया को डाल के उन्होंने इम्पीरियलिज्म किया, यानी कि दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करके अपने एम्पायर को फैलाने की कोशिश करी। ऐसा ही हम देखेंगे बाल्कन्स में ऐसा होता है। बाल्कन्स जो है अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। बाल्कन्स वॉज ए रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। बाल्कन जो इलाका होता है इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज होती थी, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, जहाँ पे जो इनहेबिटेंट थे जिनको स्लेव बोला जाता था। ये कंट्री क्या करते हैं, ये इतनी सारी कंट्री होती थी, ये अलग अलग, पहले ये ओटोमन एम्पायर के कब्जे में होती थी। ये कंट्री एक दूसरे को बिल्कुल भी इंटॉलरेंट हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। और इनका ये है कि मैं इसको हरा के बस अपने एम्पायर को बढ़ा लूँ, अपने एम्पायर को मैं आगे कर लूँ। आने वाले टाइम में क्या होता है कि बाल्कन्स, ये कंट्री एक दूसरे के बिल्कुल इंटॉलरेंट होने के बाद अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करे, एक दूसरे के ऊपर अटैक बोलती हैं, उसके टेरिटरी को छीन लेती है। तो बाल्कन जो है वो पूरा का पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। आप कहोगे कि एक अखाड़ा बन जाता है, एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब क्या करते हैं कि Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of other. सारे के सारे एक दूसरे से जलते रहते, जलते भूनते रहते, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते और चाहते इसका इलाका मैं छीन लूँ, इसका इलाका मैं छीन लूँ, जस्ट वो टेरिटरी चाह रहे थे एक दूसरे के ऊपर। Matters were further complicated because of the Balkans also became the scene of big power rivalry. अब जब बाकी कंट्रीज, जो बड़े बड़ी कंट्रीज थे, जब उनको पता चलता है कि अच्छा बाल्कन स्टेट्स जो हैं, बाल्कन कंट्रीज आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो ये भी वहाँ पे अपनी दाल गलाने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि हमारे कब्जे में कुछ आ जाए।
सो बिग पावर इसमें शामिल हो जाती हैं। ईच पावर जैसे रशिया हो गया, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया were taken on keen countering the hold of other power over the Balkans and extending its own control over the area। तो ये बाल्कन स्टेट में कूद जाते और हर ये सुपर पावर हैं अपने अपने टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करे कि ये टेरिटरी हमारे हाथ में लग जाए। बाल्कन स्टेट जो आपस में लड़ मर रहे हैं, हम उनके अंदर फूट डाल के अपनी टेरिटरी को बढ़ाने में कामयाब हो जाएं। इसी की वजह से वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। इन्हीं सुपर पावर में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो देखा जाता है। उसके बाद नेशनलिज्म की फीलिंग को दोबारा से लाया जाता है। नेशनलिज्म अलाइन विद कंट्री लेड यूरोप टू डिजास्टर, यानी कि नेशनलिज्म ने यूरोप को जो है डिजास्टर में डाल दिया। सारे एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रीज जो हैं इस इम्पीरियल डोमिनेशन को, अपने टेरिटरी को बढ़ाने को जो है आप कहोगे कि गलत मानती हैं, अपोज करती हैं। मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized by the European power begin to oppose imperial domination। आने वाले टाइम में बहुत सी कंट्रीज imperialism domination के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू हो जाती है। इंडिया के केस भी हम देखें तो इंडिया में हम पाएंगे कि इंडिया को भी उस टाइम पे ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना रखा था, यानी कि ब्रिटेन का imperialism इंडिया में और एशिया में भी देखा जा सकता है। तो बाद में बहुत सी कंट्री इनके खिलाफ जो है इनको अपोज करती हैं, imperialism के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और एंटी इम्पीरियल मूवमेंट जो है वो चलाए जाते हैं। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट क्या हो जाएगा कि ये जहाँ जहाँ पे अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाह रहे हैं इनकी टेरिटरी को रोकना। तो ये था आपका लास्ट इम्पीरियलिज्म, जो नेशनलिज्म का ही एक एक्सटेंशन हो जाएगा। यहीं पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट होंगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेगा। और यदि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट्स हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।